Hello students, how are you? Good morning. Today I explain about this unit second. According to the 12th class, that is unit second. But according to 11th class, that is the unit 7. अंडरस्टैंड? यदि हम क्लास 11th के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये हम 7th यूनिट पढ़ने जा रहे हैं और क्लास 12 के अकॉर्डिंग ये 2nd यूनिट पढ़ने जा रहे हैं. अंडरस्टैंड? फर्स्ट यूनिट में हमने एक्सप्लेन किया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. अंडरस्टूड? अंडरस्टैंड? तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, this is the most important unit according to board examination and NEET and AIPMT examination. Understand? अभी हमें केवल फोकस करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग. अंडरस्टैंड? तो हमने पिछले यूनिट में जो हमारी 5 यूनिट थी उसमें हम लोगों ने स्टडी क्या किया. 5 यूनिट में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. अंडरस्टैंड? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जितनी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के बारे में हमने स्टडी किया कि रिप्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंडरस्टैंड, सम बेसिक रिप्रोडक्शन, अंडरस्टैंड, and then study about this reproduction in particular flowering plant and reproduction in animals and reproductive disease कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कितनी डिजीजें होती हैं. तो ये तो हमारे रिप्रोडक्शन में आ गए. अंडरस्टैंड? तो इसमें कि आपने पूरे 10 सिस्टम में जो ह्यूमन का 10 सिस्टम या 12 सिस्टम है, तो रिमेनिंग सिस्टम हमने क्लास 11th में स्टडी किया. इसमें केवल एक सिस्टम हम स्टडी करेंगे क्लास 12 में रिप्रोडक्शन की, वो भी हमने रिप्रोडक्शन की स्टडी कर लिया. अंडरस्टैंड? अब जो है नेक्स्ट यूनिट जो आती है उससे रिलेटेड, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. इवोल्यूशन तभी हो सकता है जब डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे से फ्यूज कर जाए, उसके गेमेट्स एक दूसरे से फ्यूज करें, फ्यूज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, और एम्ब्रियो के थ्रू जो है जो प्रोजनी का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन के बाद वेरिएशन की कंडीशन आएगी. अब जब वेरिएशन होगा तभी जाकर के हमारी डाइवर्सिटी बनेगी, और डाइवर्सिटी बन गई, डाइवर्सिटी के बाद की जो कंडीशन आ गई वो कैसे आ गई, इवोल्यूशन की आ गई. अंडरस्टैंड? इवोल्यूशन हो गया. अब इवोल्यूशन और जेनेटिक्स में सबसे पहले अभी हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में, केवल पर्टिकुलर वन पॉइंट. कौन पॉइंट? जेनेटिक्स. जेनेटिक्स का कंडीशन क्या है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि जेनेटिक्स में फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है. ग्रेगर जॉन मेंडल है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स. अंडरस्टैंड? लेकिन अब ये देखा जाए कि इसमें कुछ 3 साइंटिस्ट भी आते हैं, जिसमें बैटसन, मूलर, मॉर्गन. अंडरस्टैंड? बैटसन को नाम दिया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. ये है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. मॉडर्न जेनेटिक्स. अंडरस्टैंड? इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलेंगे. भाई जेनेटिक्स तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि जेनेटिक्स में बैटसन की ना बात करें, मूलर की ना बात करें, मॉर्गन की ना बात करें, तो क्या कर जाएंगे, इतने साइंटिस्ट सब नाराज हो जाएंगे ना आपसे कि जेनेटिक्स आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद हमारा नाम ही नहीं ले रहे हैं, जबकि हमारा मेन रोल है जेनेटिक्स में. अंडरस्टैंड? ग्रेगर जॉन मेंडल तो भाई ठीक है, हम पर्टिकुलर उनका नाम लेंगे ही, उनका नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे भाई. अंडरस्टैंड? सबसे पहले हम नाम लेंगे किसका, बैटसन का, जो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर है. अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन है मूलर. मूलर को ये कहा जाता है
फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स या इनको जेनेटिक्स भी कहा जाएगा, जेनेटिक्स। अंडरस्टैंड। तो मूलर को नाम दे दिया है कि मूलर जो है क्या है, मूलर इज द फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, साइटोलॉजी, जिसमें कि सेल की रिप्रोडक्शन की बात आप करते हैं। अंडरस्टैंड। तो साइटोजेनेटिक्स के फादर मूलर है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट आते हैं भाई मॉर्गन, मॉर्गन जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अंडरस्टैंड। इस फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस पर ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। अंडरस्टैंड। जिसमें कि रेड आई एंड व्हाइट आई लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में बात करेंगे हम इसी लेसन में। अंडरस्टैंड। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको दिया गया, मॉर्गन को, जिसके थ्रू क्या कंडीशन आई कि सबसे पहले ये आप बात करेंगे इसमें जीन थियरी की, जीन थियरी। दूसरे बात करेंगे लिंकेज और तीसरी बात करेंगे हम क्रॉसिंग ओवर एंड थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे क्रिस क्रॉस थियरी। इसका नाम देंगे क्रिस क्रॉस थियरी। इसके बाद क्या नाम देंगे हम, जेनेटिक मैप की बात करेंगे। अंडरस्टैंड। जेनेटिक मैप ऑफ ड्रोसोफिला, जेनेटिक मैप ऑफ ड्रोसोफिला, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। अंडरस्टैंड। ये क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज की बात किया हमने। तो इस कंडीशन में फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में कितने टाइप्स की स्टडी करनी है, सबसे पहले जीन थ्योरी के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट कंडीशन में लिंकेज के बारे में कि जीन का लिंकेज क्या है, हाई लिंकेज होगी तो क्या कंडीशन होगी, लूज लिंकेज होगी तो क्या कंडीशन होगी। अब कुछ कंडीशन में आप देखते हैं कि कुछ के पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके आपस में 100% चले जाते हैं। अंडरस्टैंड। तो वहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, जीन के बीच स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम इसके वजह स्टडी करेंगे, इसको हम जब बताएंगे आपको तो उसके फार्मूला भी हम आपको बताएंगे कि क्या कंडीशन है कि लिंकेज में क्या होता है। अंडरस्टैंड। जो 100% पेरेंट के कैरेक्टर उसके आपस में आते हैं, और कुछ कंडीशन होती है कि कुछ पेरेंट्स के कैरेक्टर जिसमें कि उसके दादा नाना नानी इसके कैरेक्टर जो होते हैं उसके आपस में आते हैं, जो पेरेंट उसके फादर और मदर से नहीं मिलते। अंडरस्टैंड। तो वहां पर लूज लिंकेज होती है, मतलब क्रॉसिंग ओवर होगा, लूज लिंकेज होगी तो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्योंकि जो फादर में जीन है वो उसके दादा का जीन है, मदर में जो जीन है उस ऑफस्प्रिंग का उसके नाना या नानी का जीन है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन आती है लिंकेज में और क्रॉसिंग ओवर की कंडीशन। क्रिस क्रॉस थियरी की दोनों ये जीन एक दूसरे से कैसे क्रिस क्रॉस करेंगे और क्रिस क्रॉस के थ्रू जो होता है कैसे उनमें रिकम्बिनेशन हो रहा है। अंडरस्टैंड। तो इस कंडीशन के बारे में हम जानेंगे। तो ये आपके जेनेटिक्स बेटसन मूलर मॉर्गन। तो बेटसन जो है आपके फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मूलर जो है फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, मॉर्गन दैट इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स who is experiment on Drosophila melanogaster. Understand?
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और तब ये सारे एक्सपेरिमेंट को दिया और उन्होंने बताया कि जीन थ्योरी की क्या कंडीशन होती है, लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रिस क्रॉस थ्योरी और जेनेटिकल मैप ऑफ ड्रोसोफिला। अंडरस्टैंड? तो इसको राइट कर लीजिए आप। राइट करने के बाद फिर हम आते एक और साइंटिस्ट इसमें आएंगे जिनका नाम लिया जाएगा गैरॉड। गैरॉड की क्या कंडीशन होगी, ये क्या कहेंगे? गैरॉड को कहा गया फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। अब इस फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में बायोकेमिकल, या इसको नाम देंगे हम बायोकेमिकल जेनेटिक्स। अंडरस्टैंड? बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी नाम देंगे इसका। उसके बाद कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया? कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया वन जीन म्यूटेंट जीन। वन जीन म्यूटेंट जीन। अंडरस्टैंड? वन जीन म्यूटेंट जीन मतलब क्या कंडीशन है कि अभी क्लास 11th में आपको हम स्टडी कराया था कि वन जीन वन एंजाइम इसने दिया, बिडल एंड टॉटम ने दिया। विच इज अकॉर्डिंग टू बिडल एंड टॉटम वन जीन वन एंजाइम कि किसी न किसी जीन का कंट्रोल किसी न किसी एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। यदि एंजाइम एब्सेंट हो जाए तो जीन क्या कर जाएगा भाई? वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो कोई भी जीन है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? एंजाइम करेगा। यदि एंजाइम एब्सेंट होता है तभी तो आप देखते हैं कि तमाम तरह के म्यूटेशन हो जाते हैं जीन में। अंडरस्टैंड? अब ये म्यूटेशन जीन में होते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसे मान लीजिए कि आपका जो है मेटाबॉलिक डिजीज होती है एल्केप्टोन्यूरिया। अंडरस्टैंड? ये एक तरह की क्या है? एक म्यूटेंट जीन है ये। अंडरस्टैंड? जिसमें कि उस एंजाइम्स के एब्सेंस में जीन क्या कर गया? अब दूसरे जीन का प्लेस ले लिया। जब दूसरे जीन का प्लेस ले लिया, जैसे मान लीजिए कि सिकल सेल एनीमिया में भी आप देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में वैलिन जो है ग्लूटामिन का स्थान ले लेता है। तो जो आपका हीमोग्लोबिन जो कॉन्केव शेप्ड होता है, वो कॉन्केव शेप्ड जब ये वैलिन ग्लूटामिन का जो है क्या करेगा? रिप्लेस ले लेगा। इसका मतलब कि वहां पर एंजाइम क्या है? एब्सेंट हो गया। तो उस कंडीशन में अब यही जो बाइकॉन्केव हीमोग्लोबिन या ब्लड सेल्स हैं वो कैसी हो जाएगी? सिकल सेल हो जाएगी। और सिकल सेल होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? जीन की चेंजिंग आ गई और उस कंडीशन में अब यहाँ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर नहीं कर पाएगा। किस कंडीशन में? जब ये आपका सिकल सेल ले लिया। सिकल सेल अंडरस्टैंड कि यह एक हंसिया के आकार का ले लिया स्टेट। अंडरस्टैंड? तो वहां पर ये ऑक्सीजन का कैरियर नहीं कर पाएगा। दिस इज दैट इज नोन एज म्यूटेंट जीन। इसको हम क्या नाम देंगे? म्यूटेंट जीन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी कि वेरिएशन की बात करते हैं हम। वेरिएशन की क्या कंडीशन होती है? वेरिएशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट दैट इज नोन एज जर्मिनल वेरिएशन। अंडरस्टैंड? उसके बाद सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक सेल, जर्म सेल एंड सोमैटिक सेल। अब हम ये देखते हैं कि जो वेरिएशन आपका जर्मिनल होगा, जर्म सेल से होगा, वो जनरेशन टू जनरेशन क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। लेकिन जो सोमैटिक वेरिएशन होगा वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं कर सकता। सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन। अब सोमैटिक वेरिएशन में आपका 2 तरह की कंडीशन आती है सोमैटिक वेरिएशन में, जर्मिनल वेरिएशन में, कि जिसमें आपका एक कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन
and discontinuous variation. Discontinuous variation. Understand? Continuous variation and discontinuous variation. Understand? तो इस तरह के वेरिएशन होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे अगले लेसन में कि वेरिएशन जिसमें जर्मिनल वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन, जर्मिनल में आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, ये क्या होती है. अंडरस्टैंड? तो कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन के बाद अब हम बात करते हैं किसकी? इनहेरिटेंस. अंडरस्टैंड? इनहेरिटेंस की कंडीशन क्या होती है जिसमें कि इनहेरिटेंस अंडरस्टैंड? इनहेरिटेंस में आप ये देखते हैं कि क्रोमोसोम का ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन, उसी को आप इनहेरिटेंस या इनहेरिटेड जीन भी कहते हैं. अंडरस्टैंड? तो इनहेरिटेंस जिसमें कि आपका सबसे पहले क्रोमोसोम, अंडरस्टैंड, क्रोमोसोम की कंडीशन के बाद ये आपका आता है डीएनए. डीएनए के बाद जो कंडीशन आती है आपका जो है वो जीन की आती है. अंडरस्टैंड? डीएनए की कंडीशन क्या होगी कि ये आपका जो है न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम के बाद जो है अब ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर लेगा जिसके थ्रू जो हो गए सोलेनॉइड स्ट्रक्चर. अंडरस्टैंड? सोलेनॉइड स्ट्रक्चर लेगा. ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर लेने के बाद ये चेंज होगा आपका किसमें? क्रोमैटिड्स में. क्रोमैटिड्स जब बनेगा तो इससे जब फॉर्मेशन होगा किसका? क्रोमोसोम का. अंडरस्टैंड? क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, 3 पॉइंट होते हैं. अंडरस्टैंड? जिसमें कि डीएनए जो है क्या है? न्यूक्लियोसोम है. न्यूक्लियोसोम क्यों कहा गया भाई? कि हमें देखते हैं कि सबसे पहले क्लास 9th में हम पढ़े हैं कि जो डीएनए यूकैरियोटिक सेल में होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा राउंड होता है. हिस्टोन प्रोटीन, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है. तो जब ये हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा जब ये ज्वाइंट होगा तो अब ये जीन जो है अब ये राउंड कर गया हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा, फिर नेक्स्ट राउंड कर दिया हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा, नेक्स्ट राउंड. तो इस पूरे पार्ट का नाम हम देंगे क्या? न्यूक्लियोसोम. इसको नाम देंगे हम न्यूक्लियोसोम. अंडरस्टैंड? अब ये न्यूक्लियोसोम जो है राउंड करके क्या कर जाएगा? अब ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा. ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा तब ये बनेंगे क्रोमैटिड्स, और क्रोमैटिड्स बनेंगे तब जो है कहेंगे कि वो क्रोमोसोम में चेंज हो गया. अंडरस्टैंड? अब ये क्रोमोसोम में चेंज होने की कंडीशन क्या होती है कि जिस क्रोमोसोम में अब ये कहा जाए कि ये आपका जो है ये क्रोमोसोम है. अंडरस्टैंड? और इस क्रोमोसोम पर थोड़ा इसका अंडरस्टैंड, ये क्रोमोसोम, अंडरस्टैंड, ये आपकी क्या है? आर्म है. आर्म, दिस इज नोन एज आर्म. क्लास 11th में बता चुका हूं. अंडरस्टैंड? कि ये क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं इस आर्म और सेंट्रियोल के बेस पर क्रोमोसोम को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है. इसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है ये क्या है? जीन. ये क्या कंडीशन है? जीन की कंडीशन है. अंडरस्टैंड? तो जीन में जो होता है ये आपका जीन, उसके बाद आरएनए, और तब जो है ये प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन इज द एंजाइम. प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. अंडरस्टैंड? तो जीन, आरएनए एंड प्रोटीन की कंडीशन आएगी. अब ये प्रोटीन, तो अभी कहा जाए कि पूरे इनहेरिटेंस का डिफिनीशन क्या दिया जाए? पूरे इनहेरिटेंस का डिफिनीशन क्या हम सर्च करें? डिफिनीशन ऑफ इनहेरिटेंस में हम ये राइट करें कि फ्लो ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, फ्लो ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, फ्लो ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ वन जनरेशन to another generation. मतलब कि जीन का फ्लुएशन
या उसके करेक्टर, क्योंकि जीन पर क्या प्रेजेंट है, करेक्टर प्रेजेंट है, उसके एक स्पेसिफिक लोकस पे, स्पेसिफिक लोकस पे जब वो जीन का करेक्टर प्रेजेंट है जो पेरेंट से आ रहा है, फादर एंड मदर से आ रहा है, अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन में वही करेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा, अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इनहेरिटेंस। क्या नाम देंगे इसका, जेनेटिक इनहेरिटेंस, अंडरस्टैंड, इसी को नाम देंगे हम जेनेटिक इनहेरिटेंस, अंडरस्टैंड। जेनेटिक इनहेरिटेंस में अब जो है हमें देखेंगे कि भाई अब तो जीन हो गया, उसके बाद वेरिएशन हो गया, उसके बाद जेनेटिक इनहेरिटेंस की बात हमने किया कि जेनेटिक इनहेरिटेंस है क्या, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इस जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस में कंडीशन क्या है कि मॉडर्न मेंडेलिज्म ए फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, ये जो है क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडेलिज्म और ग्रेगर जॉन मेंडल, अंडरस्टैंड। तो ग्रेगर जॉन मेंडल में टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विथ जेनेटिक्स, अंडरस्टैंड, कि अब इस जेनेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। अब टर्मिनोलॉजी में आपका सबसे पहला फैक्टर आएगा, अंडरस्टैंड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, अंडरस्टैंड, क्रॉसिंग ओवर, अंडरस्टैंड, ये डिफरेंट टाइप्स के आपकी टर्मिनोलॉजी इससे रिलेटेड होगी। और ये टर्मिनोलॉजी जो रिलेटेड जेनेटिक्स से है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कितने टाइप्स की टर्मिनोलॉजी है। कि सबसे पहले इस लेसन को स्टडी करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जेनेटिक्स के टर्मिनोलॉजी को जानना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। जब टर्मिनोलॉजी को हम समझ जाएंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन क्या है, उसके बाद डोमिनेंट एंड रिसेसिव की क्या कंडीशन है, ये सभी टर्मिनोलॉजी को हम स्टडी करेंगे, तब जाकर के हम पॉइंट पे पहुंचेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंडेलियन लॉ, अंडरस्टैंड, मेंडल लॉ, first law that is known as law of dominance, second that is known as law of segregation and third that is known as law of independent assortment। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे ये सबको आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू, बाय।